चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग जो चर्चित स्थल पार्ट 1 में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। दोबारा हमारा जो है अभी चर्चित स्थल पार्ट 2 अभी लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मेन जो जगह रहेंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन सा है जो प्रमुख स्थल होंगे, जो है पहला कहाँ पर क्या है, अभी नए नए चीज़ें जो बन रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ जिन जिन जिलों के अंतर्गत, उन सभी जगह के बारे में एक एक करके देखते हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है एक जगह है आपका बड़े सेट्टी करके, जगह का नाम कहाँ है, सुकमा जिले के अंतर्गत बड़े सेट्टी जो जगह है ये छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत है। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का पहला प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा है, तो सबसे पहला हमारा जो है सुकमा जिले का बड़े सेट्टी जो ग्राम पंचायत पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत। अब जब भी कोई नक्सल मुक्त होते हैं तो इस नक्सल मुक्त ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो है क्या करते भाई, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कम से कम 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जो है इनके कार्यों के लिए, उस गांव के विकास के लिए क्या करते हैं, उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है। तो यही हमारा नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत जो है, जो भी गांव हमारे नक्सल मुक्त हो उनको लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास विकास कार्यों के लिए क्या दिए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। जिसमें से अगर पूछा जाए पहला हमारा जो है नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा है, तो सुकमा जिले का बड़े सेट्टी। दूसरा अगर कहा जाए केरला पेंदा जो है दूसरा नक्सल मुक्त गांव है। यहाँ पर जो देखेंगे पहले वाला में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किए थे, यहाँ पर 16 नक्सली सरेंडर किए थे। तो इन जो गांव जो है नक्सल मुक्त हुए हैं उनको क्या दिए जाते हैं, प्रोत्साहन। तो एग्जाम में याद रखना कि छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा है, बड़े सेट्टी सुकमा जिले का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है नक्सल से रिलेटेड हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित पुनर्वास जो नीति 2025 लाया गया है। ये जो पुनर्वास जो नीति है, पहला 2023 में छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन जो नीति था, छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति 2023 वाला, उसके जगह पर हमारा नीति लाया गया है, ये पुनर्वास नीति है। 2025 वाला मार्च के आसपास इसकी अधिसूचना जारी किए थे। अब इस नीति के अंतर्गत है कि जो नक्सली क्या करेंगे भाई, आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको उसको सहायता देंगे, उनको विशेष तौर पर क्या दिया जाएगा, रहने के लिए आवास वगैरह, जिनके पास नहीं है तो कुछ सुविधाएं उनको दिए जाएंगे। इस नीति में बहुत सारी चीजें देखो, नक्सलवाद नीति के अंतर्गत आप देखेंगे तो इस नीति का जो क्रियान्वयन करने वाले हैं, इस नीति का जो है क्रियान्वयन की अगर बात करेंगे, इसका क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, सबसे पहले तो इनके लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति जो बनेगी, ये जो समिति रहेगी आपका 2 प्रकार की समिति, 2 स्तर पर हमारा समिति। हर जिला के लिए जो जिला नक्सल प्रभावित जिला, उन जिले के अंतर्गत जो है एक जिला स्तरीय समिति होंगे, जिला स्तरीय समिति। ये जो जिला स्तरीय समिति होंगे जिनके अध्यक्ष होंगे कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का क्या किया जाएंगे, गठन किए जाएंगे। और दूसरा हमारा समिति होंगे राज्य स्तर के, दूसरा हमारा क्या होंगे, राज्य स्तरीय समिति होंगे। ये जो राज्य स्तरीय समिति होंगे ये जनरली हमारे जो गृह विभाग के अपर जो सचिव होंगे, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, ऐसे जो हमारा कौन से विभाग के, गृह विभाग। तो गृह विभाग के अंतर्गत अपर या मुख्य सचिव होंगे, उनकी जो अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में क्या करेंगे, इनकी अध्यक्षता में जो हमारा राज्य स्तरीय एक समिति बनेगी। तो 2 समितियों के माध्यम से, एक तो हर जिला के लिए जिला स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, कलेक्टर होंगे, सॉरी यहाँ पर कौन होंगे, कलेक्टर होंगे। और वही हमारा राज्य स्तरीय समिति के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव, उनकी जो अध्यक्षता में जो गृह विभाग के होंगे उनकी अध्यक्षता में हमारा क्या रहेंगे, एक समिति बनाई जाएगी। तो इन समितियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस नीति का क्रियान्वयन करेंगे। जैसे कोई यहाँ पर जो है चाहते हैं कि हम जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, जो आत्मसमर्पण करने वाले हैं, तो उसका जो क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ देंगे, आवेदन देना होगा। ठीक है, ये आवेदन किनको दिया जाएगा, जो पुलिस अधीक्षक होंगे, पुलिस अधीक्षक, जो जिला का जो है पुलिस अधीक्षक है। ठीक है, ये पुलिस अधीक्षक इस जिला स्तरीय जो समिति है उसके सदस्य भी रहेंगे। ठीक, तो ये पुलिस अधीक्षक के पास आप क्या देंगे, आवेदन देंगे। अब उसके पुनर्वास के लिए जो है ये इसके लिए अध्ययन करेंगे 30 दिनों के भीतर,
30 दिनों के भीतर जो आवेदन किए गए हैं इस आवेदन का निराकरण करना है। कितने दिन में? 30 दिनों के भीतर इस समिति के सामने रखेंगे। समिति अपना कामकाज करेंगे। इस कामकाज करने के बाद जो भी कार्य रहेंगे, कैसे उनको दिया जाएगा, क्या सुविधा रहेंगे, वो सारी चीजें इस समिति के माध्यम से किए जाएंगे। 30 दिनों के भीतर इनको निराकरण। मैक्सिमम कितने दिन समय ले सकते हैं? अधिकतम जो है इसके लिए समय जो लेंगे 120 दिनों के अंतर्गत। कितने दिन? 120 दिनों के भीतर। 120 दिनों के भीतर जो है अधिकतम जिला स्तरीय समिति पूरे जो है प्रक्रिया को, जो पुनर्वास की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। मान लो 120 दिन में नहीं होता है, ये हो सकता है ऊपर अगर मामला जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए मतलब कि जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर, तो राज्य स्तरीय जो समिति होती है ये भी 60 दिनों के भीतर इसका जो है निराकरण करेंगे। 60 दिनों के भीतर क्या करना है? भीतर निराकरण। ठीक है, 60 दिनों के भीतर क्या किए जाएंगे? निराकरण किए जाएंगे। ये सारी चीजें हमारा जो है क्रियान्वयन करने के लिए इस पुनर्वास नीति में। अब यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर क्या रखे गए इस नीति में? दो। एक जो है नक्सली हिंसा से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उनको क्या क्या मिलेगा, और एक जो है जो नक्सली चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण करेंगे तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के भी कुछ प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे, ताकि राज्य सरकार उनको आसानी से क्या कर सके भाई, आसानी से इसे नक्सलवाद मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। मार्च 2026 तक का हमारा लक्ष्य है कि हमें नक्सल मुक्त करना है पूरी तरीके से। तो इसी चीज़ के लिए जो है जो भी माओवादी रहेंगे या हमारा नक्सलवादी है वो हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। ठीक, तो यही नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या किया गया है, उनको नगद सहायता के भी इसमें व्यवस्था किए गए। इस नीति के अंतर्गत सारी चीज़ें व्यवस्था किए गए। जो लोग जैसे कि LMG, AK-47 आदि जो है इनके साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको अलग राशि, जैसे एक लिस्ट देते हैं आपको, जैसे ये हमारा याद नहीं करना है, बस एक बार ध्यान देने के लिए। जैसे जो नक्सली मान लो जाए वो आत्मसमर्पण करते हैं तो कम से कम 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति तो सहायता राशि दिए ही जाएंगे। ठीक, दूसरा मान लो वो LMG के साथ लाइट मशीन गन है उनके साथ अगर करते हैं तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर मान लो AK-47 असॉल्ट राइफल जो है इस टाइप की चीज़ें के लिए अगर करते हैं तब उनको 4 लाख रुपए। जो इंसास राइफल है, SLR है, ये हथियार के साथ तो 2 लाख रुपए। ठीक, और भी है और अलग अलग 303 वगैरह है, तो उन सब चीज़ों के लिए कम राशि है, 1-8 लाख रुपए तक का आपको दिया जाता है। ठीक है, जो 9mm गन होता है, बंदूक अगर करते हैं तो उनके लिए 30,000 रुपये के आसपास, ऐसे अलग अलग राशि है, बहुत सारे हैं लिस्ट में। ठीक है, तो इनमें हमारा जैसे मान लो जो किन्हीं ने क्या किया है भाई, आत्मसमर्पण किए, तो आत्मसमर्पण करने के बाद उनका पति या पत्नी नहीं है मान लो, और 3 सालों के भीतर आत्मसमर्पण करने के 3 साल के भीतर वो क्या करना चाहते हैं, विवाह। तो विवाह करने के लिए विवाह सहायता राशि के रूप में उनको क्या दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए। ठीक है, मान लो छोटे मोटे हथियार तो आपको बता दिया 30-40 हज़ार रुपये तक आपको दिए जाएंगे। ठीक, LED सहयोग वगैरह, जो LED सहयोग वाले अन्य कोई भी छोटे मोटे उपकरण वगैरह होते हैं नक्सलियों को जो मदद करते हैं जो चीज़, तो उनके लिए थोड़ा बहुत राशि है। जिन लोग जो है लैंड, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है, तो जमीन वगैरह नहीं है तो जिन लोगों को शहरी क्षेत्र में अगर रहते हैं तो शहरी क्षेत्रों में कम से कम उनको 4 जो डिसमिल जमीन है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और दूसरा अगर जो है 4 डिसमिल जमीन है जो ग्रामीण क्षेत्र हुआ तो कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि उनको दिया जाएगा, या फिर उनके साथ नगद राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये सहायता इनके अंदर। शिक्षा और छात्रवृत्ति की भी सहायता है भाई, जो शिक्षा और छात्रवृत्ति के लिए लगभग 25,000 रुपये वार्षिक के तौर पर दिए जाएंगे। नौकरियों में सहायता है, सरकार 40% वेतन तक जो मदद कर सकती है नौकरियों वगैरह में। ग्राम पंचायत विकास में आपको बता दिया, जो नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत होते हैं उसे कम से कम 1 करोड़ की राशि दिए जाएंगे। है भले 1 करोड़ 10 लाख तक दिए हैं, लेकिन 1 करोड़ तो कम से कम राशि दिए जाएंगे। तो ये सारी की सारी व्यवस्था किए गए हैं इस नीति के अंतर्गत जो है। ये हमारा पूरा का पूरा जो है नक्सल, ठीक है, ये नीति। ये राइफल हमारा जैसे AK-47, LMG, इंसास, ठीक है, तो ये सारे राइफल, इस प्रकार के राइफल आपको देखने मिलेंगे। इसे लेकर कोई आत्मसमर्पण करेंगे तो उनको ज़्यादा राशि दिए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा देखें। अगला हमारा नक्सल से संबंधित, नक्सल मुक्त करना है करके अभी 1.5 साल के अंतर्गत बहुत सारे हमारे यहाँ क्या चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चला रहे हैं। जैसे कि हमारा एक ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है अभी, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हमारा ये जो चलाया जा रहा है, जो कर्रे गुट्टा है, कर्रे गुट्टा जो है, कर्रे गुट्टालू जिनको कहा जाता है, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी एरिया जो नारायणपुर बीजापुर, मेन ये बीजापुर जिले में है। कहाँ पर है, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी बीजापुर एरिया में,
उस एरिया के अंतर्गत हमारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें जो सीआरपीएफ वगैरह हो गए, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, इनके संयुक्त रूप से मिलकर ये ऑपरेशन चलाया। ये हुआ था कब? 21 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में ये ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर जो हमें सक्सेस मिले, लगभग जो है 30 नक्सली मारे गए। कहीं कहीं पर 29 दिया है, लगभग में हमारे 30 नक्सली इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है कि 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को भी सम्मानित किया। इस ऑपरेशन के लिए गृह मंत्री ने भी क्या किया है? सम्मानित किए गए। तो नक्सलवाद का हमें अंत करना है। कब तक का हमारा लक्ष्य है? 31 मार्च 2026 तक का हमारा लक्ष्य है कि नक्सल मुक्त हमें क्या करना है? पूरे देश को करना है, या छत्तीसगढ़ भी हमारा नक्सल मुक्त होना चाहिए। ठीक, ये हमारा जो ऑपरेशन जो है, एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अबूझ, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत ही ऑपरेशन अबूझ 723 है, ऑपरेशन अबूझ 723। तो यहीं पर एक फेमस नक्सली नेता थे जिनका नाम है, आप जानते हैं, बसव राजू। ठीक है, ये जो ये ढेर किए गए थे, इनको मारा गया था यहीं पर। ठीक है, आप देखेंगे तो नारायणपुर वाला एरिया है, नारायणपुर से आप जाओगे तो ओरछा से जे गुंडेकोट करके एक जगह है, उसी एरिया में क्या किए गए थे? यहाँ पर इनको ढेर किया गया था भाई। तो फेमस जो करोड़ों के जो इनके ऊपर इनाम हुआ करते थे, वो नक्सली नेता थे। ठीक है, ये जगह है कालेकोट हिल में है। ऑपरेशन अबूझ के अंतर्गत जो इस स्थल में शीर्ष नंबाला केशवराव इनका नाम था, उर्फ इसी को क्या कहा जाता है? बसव राजू, फेमस नक्सली कमांडर इसमें क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा जो है यही है कि ये कैसे इस ऑपरेशन से जुड़े। शुरुआत में जो बसव राजू अगर कहेंगे तो शुरुआत में ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह से जुड़े थे, बाद में फिर अलग अलग जो है भाग ले, अलग अलग जो आप देखेंगे जो बड़े बड़े नक्सली हमला, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लगभग 75 जवान एक बार शहीद हुए। ठीक है, जो आपका आंध्र प्रदेश में नक्सली हमला हुआ था, तो बड़े बड़े नक्सली हमले वाले जहाँ पर हुए थे, वहाँ पर इनकी मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, तो उन्हीं को क्या किया गया? मार गिराया गया भी। ठीक, एक हमारा जो है ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प विभाग के द्वारा नाम नहीं दिया गया है, ना पुलिस के द्वारा, ये जनरली मीडिया जो रिपोर्ट है उनके आधार पर नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प आप देखेंगे तो इनके माध्यम से जो है, ठीक, इनके माध्यम से हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, ये भी भाई 21 अप्रैल 11 मई के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का ही एक पार्ट था ये। ठीक है, यहीं पर कई सारे 31 नक्सली मारे गए थे। बीजापुर के जंगल वाले एरिया में हमारा ये ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डीआरजी भी है, बस्तर फाइटर्स भी है, एसटीएफ भी है, हमारा विशेष कार्यबल हमारा ये भी है, सीआरपीएफ भी इसके अंतर्गत शामिल है, और कोबरा कमांडो जो है, कोबरा कमांडो भी इसमें क्या हुए थे? भाग लेते। तो सभी ने संयुक्त रूप से मिलकर ऑपरेशन संकल्प, पूछा जाएगा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो ये भी नक्सलवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये भी नक्सलवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन अबूझ 723 भी हमारा किससे संबंधित है? तो ये भी नक्सल। तो सारे के सारे ये ऑपरेशन नक्सलवाद से संबंधित ऑपरेशन आपको मिलेंगे भाई। चलो अगला, एक और हमारा अभियान चलाए गए थे, ये भी नक्सलवाद से ही संबंधित अभियान हमारा है। ठीक है, पूना मारगेम। ये क्या है भाई? पूना मारगेम हमारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसका अर्थ होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान। पूना मारगेम हमारा क्या है? पुनर्वास से पुनर्जीवन जो है। ठीक है, जो नक्सली में गए उनको वापस पुनर्वास करवाना है, तो उन्हीं के लिए एक पूना मारगेम अभियान चलाया गया। ठीक, इस अभियान के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, नक्सली हिंसा छोड़कर जो उनके लिए चलाया जा रहा है। ये कहाँ पर है? तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के अंतर्गत आप देखें तो सभी के सभी जिले जो हमारे बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, सभी जिलों के अंतर्गत जो 7 जिलों में हमारा क्या चलाया जा रहा है? ये अभियान चलाया जा रहा है पूना मारगेम, जिसका अर्थ अगर पूछ लिया जाएगा पूना मारगेम का अर्थ क्या होता है, तो हमारा पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा होता है। जो भी बस्तर के जो माओवादी सरेंडर के लिए एक नया अभियान चलाया गया है सभी 7 जिलों में। अब इसके अंतर्गत हम प्रचार करेंगे। कैसे प्रचार करेंगे? इस अभियान को प्रचार करने के लिए वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अपनाई गई, रीजनल वहाँ की लोकल भाषा, जैसे कि हमारा हल्बी, गोंडी, ये जो ज़्यादा चलते हैं। तो हल्बी जो गोंडी भाषा के माध्यम से पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बता रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर आते हैं, वापस पुनर्वास करते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो हल्बी गोंडी भाषा में बैनर पोस्टर जारी किए गए। हल्बी गोंडी भाषा में बैनर पोस्टर जारी करके क्या किया गया है, इस अभियान के माध्यम से वापस पुनर्जीवन उनको दिया जा रहा है। तो ये आप इतना पूना मारगेम क्या है, तो पुनर्वास से पुनर्जीवन है। किस संभाग में चलाया जा रहा है? बस्तर संभाग। कौन कौन से जिले शामिल है? तो 7 के 7 बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत विशेष रूप से क्या करेंगे, हल्बी गोंडी भाषा में इसमें पोस्टर भी जारी किया गया, जैसे कि एक पोस्टर दिखाते हैं आपको इस टाइप का। ठीक है,
माओवादी जो है, माओवादी कैडर से अपील, जिसको माओवादी कैडर गुहार कहते हैं। तो ऊपर में आपका जैसे ये हिंदी में लिखा है तो उनके रीजनल लैंग्वेज में रोक लगा लो आरू गैर कानूनी माओवादी संगठन, इस टाइप के मतलब हमारा क्या है पोस्टर जारी करके जो है उनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ये हमारा जो अगला आगे देखें, अगला एक हमारा है ऑपरेशन कगार। ये क्या है भाई ऑपरेशन कगार? तो ये भी नक्सलियों से संबंधित हमारा क्या चलाया गया था, ऑपरेशन कगार जो है। ऑपरेशन कगार के अंतर्गत भी नक्सलवादियों के उन्मूलन के उद्देश्य से ये भी चलाया गया है। ये भी हमारा जो है जिसको कगार 2026 नक्सल उन्मूलन कह देते हैं, इसी को क्या कहा गया है, कगार। कगार जो है 2026 नक्सल उन्मूलन कहा गया इसी को। इसका भी उद्देश्य क्या है भाई, जिस मिशन के अंतर्गत नक्सल गतिविधियों को पूरी तरीके से क्या करना है, समाप्त करना है हमारा। ठीक है, जो आईटीबीपी वगैरह जो है, आईटीबीपी के हमारे आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी जो है इनके सुरक्षा कैंपों को स्थापित किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, जो अबू जमाड़ किस एरिया में है मुख्यतः ये ऑपरेशन का, अबू जमाड़ जैसे दुर्गम और संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां पर आईटीबीपी कैंपों को जो स्थापित करके वहां पर न्यूट्रलाइज करेंगे किसको, नक्सलियों। तो पूछा जाएगा ऑपरेशन कगार भी किससे संबंधित है, तो ये भी हमारा नक्सल उन्मूलन किस एरिया में, अबू जमाड़ में। बस इतना ही याद रखिए। अगला हमारा जो है, अगला देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला, ये मैक्सिमम चांस लग रहा है कि पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला बन गया है। डिजिटल पंचायत जिला अगर कहा जाए तो डिजिटल पंचायत जिला कौन सा भी, रायगढ़ जिला है। कौन सा जिला हमारा, रायगढ़ जिला को डिजिटल पंचायत जिला के रूप में क्या किया है, विकसित किया गया है। यहाँ पर जो पंचायत के जो सारे कामकाज होंगे, टैक्स वगैरह भरना हो गया और अन्य चीजें, सारे कामकाज किस माध्यम से होंगे, ऑनलाइन के थ्रू होंगे। ठीक, सारे कामकाज ऑनलाइन। देखो रायगढ़ जिला हमारा पहला जो है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा है, तो रायगढ़ जिला है। यहाँ पर जो जितने भी ग्राम हैं, ठीक है, लगभग यहाँ पर जो 549 ग्राम पंचायत है, सभी में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की जो है व्यवस्था लागू किए गए। मतलब पूरे जो डिजिटल रूप से हमारा क्या रहेगा, शुल्क भुगतान वगैरह का व्यवस्था किए गए हैं इस जिले के अंतर्गत, सभी पंचायतों के लिए है। इसीलिए हमारा कहा गया छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला अगर कह दिया जाए, रायगढ़ जिला। कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में सभी जगह हमारा यूपीआई के माध्यम से, किस माध्यम से, हम यूपीआई के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट वगैरह करने की व्यवस्था दिए गए, टैक्स वसूली करते हैं वो सारी चीजें। अगला आप देखिए, अगला हमारा है भिलाई में बनेगी देश की पहली AI साइंस सिटी। अब यहां पर एकदम ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे, पिछला वाला मैं बताया था शायद, AI डाटा सेंटर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। AI डेटा सेंटर, AI जो हमारा डेटा सेंटर की अगर बात करेंगे तो AI डेटा सेंटर हमारा कहां पर है, नवा रायपुर, नवा रायपुर में। ठीक है, नया रायपुर के अंतर्गत या नवा रायपुर में हमारा क्या है, AI डेटा सेंटर हमारा, AI डेटा सेंटर हमारा। लेकिन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कहां पर बनाए जाएंगे, AI साइंस सिटी, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। AI साइंस सिटी अगर कह दिया जाए तो ये बनेगा कहां पर, भिलाई में। ये कहां पर बनेगा, भिलाई। भिलाई के अंतर्गत जो हमारा AI साइंस सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, और AI डाटा सेंटर अगर कहा जाए, नया रायपुर, AI साइंस सिटी कहा जाए, भिलाई। भिलाई के भी कहां पर बनेंगे, तो भिलाई के अंतर्गत हमारा जो है रेलवे स्टेशन के पास, जो भिलाई रेलवे स्टेशन है वहीं पर हमारा क्या बनाया जाएगा, ये AI डाटा सेंटर बनेगा। ठीक, इसकी लागत लगभग कहा गया है कि 110 करोड़ के आसपास लगभग लागत से ये बनेगा। कम से कम यहाँ पर एक 20 एकड़ भूमि है जहां पर जो है पूरे व्यवस्था क्या रहेंगे इसमें, जैसे कि आपका 3D प्लेनेटोरियम रहेंगे यहाँ पर, जो तारों अंतरिक्ष का माहौल का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, ऐसे इस टाइप का ऐसे ग्लोब बना हुआ, इसके अंदर आप जाएंगे तो पूरा एकदम आप ग्रह नक्षत्र जो स्पेस को देखते हो उस टाइप के आप रियल फीलिंग टाइप का जैसे होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3D प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा जो तारा अंतरिक्ष के माहौल का अनुभव कर सकते हैं। यहीं पर खगोल विज्ञान वेधशाला भी होगी, यहाँ पर तारों सितारों के बारे में अध्ययन करने। AI रोबोटिक्स, VR हो गया यार, लैब्स होंगे, तकनीकी प्रयोग सीख के लिए क्या होंगे, एडुटेनमेंट मतलब एजुकेशन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, दो एडुटेनमेंट पार्क के रूप में भी क्या करेंगे यहाँ पर डेवलप, जो बच्चों और छात्रों के लिए विज्ञान मनोरंजक रहेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ डिजिटल इनोवेशन हब के रूप में भी इसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। स्टार्टअप हो गया, AI से रिलेटेड रिसर्च हो गए, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। भिलाई के अंतर्गत ये लगेंगे छत्तीसगढ़ का AI साइंस सिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, AI साइंस सिटी अगर कह दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस सिटी कहां पर है, भिलाई में। AI डाटा सेंटर कहां पर है, तो रायपुर में हमारा।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा मुंगेली में ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला हो गया। तो कहां पर अगर पूछा जाए ई ऑफिस शुरू करने वाला हमारा पहला जिला कौन सा है, तो पहला जिला बन गया है ये मुंगेली। मुंगेली जिले के अंतर्गत पहला एआई आधारित ई ऑफिस जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरी तरीके से जो कामकाज होंगे सभी चीजें हमारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। जैसे आप देखो तो मुंगेली जिले के अंतर्गत जो है जितने भी सरकारी कार्य हो वो सभी के सभी डिजिटल और पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से हमारा ये शुरू किया गया है, जिससे जो भी फाइल निपटान में तेजी आएगी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होंगे, जो कागज और समय की इससे क्या होंगे बचत भी होंगे। तो ये हमारा है कहाँ पर शुरू किया गया है, तो मुंगेली जिले में हमारा शुरू किया गया है। क्या है, ई ऑफिस प्रणाली लागू किया गया भाई। ठीक, अगला देखिए, अगला रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में हमारा एक स्टेडियम है रविशंकर। यहां पर छत्तीसगढ़ का सेकंड नंबर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। यहां पर हमारा जो छत्तीसगढ़ का सेकंड नंबर, पहला हमारा नया रायपुर में है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यहां पर रविशंकर स्टेडियम आप देखेंगे तो दुर्ग जिले के अंतर्गत आते हैं। जिला हमारा कहाँ है, दुर्ग में। दुर्ग के जो इस स्टेडियम में क्या बनाया जा रहा है, सेकंड नंबर का हमारा जो है क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। पहला तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में हमारा है। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के उद्देश्य से बना, खेल अधोसंरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उनके लिए बनाया जा रहा है। अगला देखिए, अगला छत्तीसगढ़ के कोरबा में पहलेगा राज्य का पहला एक्वा पार्क हो गया। कौन सा पार्क हमारा है, एक्वा पार्क जो है छत्तीसगढ़ का पहला हमारा एक्वा पार्क जो है यहाँ कहां पर बनाया जा रहा है, तो एक्वा पार्क हमारा बन रहा है कोरबा में। कोरबा जिले के अंतर्गत हमारा एक बांध है, आप लोग देखे होंगे कोरबा जिले में हमारा क्या है, बांध कौन सा जगह है, जो सतरेंगा वाला बांध हमारा जो है मिनी माता हसदो बांगो बांध है। तो उसी के पीछे में जो डुबान क्षेत्र है उस एरिया में है सतरेंगा और जगह का नाम क्या है, एतमा नगर और सतरेंगा। एतमा नगर और सतरेंगा वाला एरिया में ही होगा हमारा क्या, ये पहला एक्वा पार्क बनाया जाएगा। लगभग यहाँ पर 37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिससे एक्वा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा ठीक फिश प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हैचरी लगेगी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार के जो मछली वगैरह का क्या मछली वगैरह का पालन करेंगे वो दिया हुआ है। इस प्रकार के जैसे कि पंगास जिसको बासा कहते हैं, तिलपिया हो गया, इन मछलियों का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ठीक है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो एक्वा पार्क हमारा बन रहा है कहाँ पर बनेगा, तो मिनी माता हसदो बांगो के डुबान क्षेत्र में कौन सा आता है, एतमा नगर और सतरेंगा, उसी में हमारा बनेगा, यहीं पर हमारा बनेगा, आपको देखने मिलेगा भाई। ठीक, इस योजना को जो है, इस योजना के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो है इसे विकसित किया जाएगा। किस योजना के अंदर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके अंतर्गत हमारा विकसित किया जा रहा है। लगभग 37 करोड़ के आसपास इसके लिए इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। ठीक है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, मनोरंजन सुविधाएं भी है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये सारा का सारा चीज हमें देखने मिलेंगे भाई। चलो आगे देखते हैं, अगला दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखा गया। फिर से हमारा जो है दुर्लभ प्रवासी पक्षी एक और है। ठीक है, सिलेंडर बिल्ड गॉल कहा जाता है। ये इस टाइप के आपको दिखेंगे या ऐसे टाइप का दिखता है, ये सिलेंडर बिल्ड। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा है, समुद्री पक्षी है। कैसा है ये, समुद्री पक्षी है हमारा सिलेंडर बिल्ड गॉल। इससे पहले भी हमने एक और पक्षी देखे थे भाई, इससे पहले आपको बताया था जो गिधवा पक्षी विहार है, गिधवा पक्षी विहार हमारा जो देखा गया था, गिधवा पक्षी विहार में हमारा देखा गया था मलाड। गिधवा में भी हमारा एक यूरोपीय पक्षी देखा गया था, कौन सा, मलाड। तो गिधवा में हमारा देखा गया है एक मलाड है। और दुर्लभ प्रवासी पक्षी सिलेंडर बिल्ड गॉल हमारा देखा गया है कहां पर, बिलासपुर के सीपत वाले एरिया में। कहां पर है, जो सीपत हमारा है बिलासपुर में, ये देखा गया है सिलेंडर बिल्ड गॉल हमारा मछली जो है, एक पक्षी हमारा है। एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी के रूप में इसे जाना जाता है। यूरोप और मध्य एशिया में ये भी प्रवासी पक्षी आपको देखने मिलेंगे। यूरोप और मध्य एशिया में ज्यादातर ये पक्षी, ध्यान रखना कौन से एरिया में। ये क्वेश्चन इसलिए ध्यान देना कि पिछले बार हमारा एक एग्जाम गिधवा में जो प्रवासी पक्षी देखे गए थे उनको पूछा गया था।
ठीक है। तो एक पक्षी तो हमने मलार देख लिया जो गिधवा में है। सीपत के अंतर्गत बिलासपुर में सिलेंडर बिल्ड गॉल है, सिलेंडर बिल्ड गॉल है। और एक और पक्षी है ये वाला, ये भी बिलासपुर के अंतर्गत एक कोपरा डैम है। बिलासपुर में हमारा डैम कौन है? कोपरा डैम। तो ये एक जल पक्षी है जिसका नाम क्या है? ब्लैक नेक्ड ग्रीप कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? ब्लैक नेक्ड ग्रीप कहा जाता है। ये जो ब्लैक नेक्ड ग्रीप हमारा जो है ये कोपरा डैम में देखा गया। कोपरा डैम कहाँ के? ये भी बिलासपुर में। ये भी राज्य में हमारा पहली बार देखा गया। ये भी दुर्लभ हमारा एक प्रकार का जल पक्षी है। दुर्लभ हमारा क्या है? एक प्रकार का जल पक्षी है, ब्लैक नेक्ड ग्रीप जिनको कहा जाता है, ब्लैक नेक्ड ग्रीप। अब 3 पक्षियों का नाम याद रखना, एक मलाड़ है, एक सिलेंडर बिल्ड गॉल है और एक हमारा जो है ब्लैक नेक्ड ग्रीप है, ब्लैक नेक्ड ग्रीप। ये तीनों पक्षी तीनों अलग, एक गिधवा में देखा गया, एक सीपत बिलासपुर, एक हमारा बिलासपुर के ही कोपरा डैम में देखा गया। तो ये तीनों पक्षी दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के अंतर्गत शामिल है। ठीक, चलो अगला हमारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है, छत्तीसगढ़ में पहला तथा देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट नया रायपुर में हमारा लग रहा है भाई। तो देश का अगर कहा गया है कि हमारा नवा रायपुर में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगेगा भाई। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगभग 1143 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले। कौन सी कंपनी के साथ? तो भारत की जो पहली कंपनी है जो ये बनाएगी, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड जो भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है, ये यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है, जो नवा रायपुर के अंतर्गत जो है, नवा रायपुर में हमारा बनेगा एक सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक, यहाँ पर जो है राज्य का ये पहला हो जाएगा। ठीक है, पूरे देश का सेकंड नंबर का है, राज्य का हमारा क्या हो जाएंगे? पहला आ जाएगा। भारत का दूसरे नंबर का प्लांट है ये। हाईटेक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे, इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी क्षेत्र में निवेश भी आएगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल इसमें क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पूछा जाएगा हमारा जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो सेमीकंडक्टर प्लांट नवा रायपुर में लगे। किस कंपनी के द्वारा है? कंपनी याद रखना, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड जो है, पीईपी करके याद रख लो। ठीक है, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड हमारा, पीईपी पेप करके याद रख लो इसमें हमारा। अगला देखिए, अगला छत्तीसगढ़ के पहले हॉर्स राइडिंग ट्रैक। तो छत्तीसगढ़ में हमारा पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया भाई? तो पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक अभी बना है भिलाई के अंतर्गत। ठीक है, भिलाई में जगह हमारा है सुपेला। भिलाई के कहां पर? सुपेला। भिलाई के सुपेला के अंतर्गत जो है हॉर्स राइडिंग ट्रैक बनाया गया है, सुपेला। ठीक है, सुपेला भिलाई जिला हमारा दुर्ग है, यहीं पर हॉर्स राइडिंग ट्रैक रहेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला ये हॉर्स राइडिंग ट्रैक रहेगा भाई, केवल इतना ही याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं हमारा, अगला स्मार्ट औद्योगिक पार्क। अब औद्योगिक पार्क जानते हो कि जिस एरिया में हम उद्योगों को डेवलपमेंट करने के लिए विस्थापित करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, वैसे अब हमारा स्मार्ट औद्योगिक पार्क का कॉन्सेप्ट है भाई। स्मार्ट औद्योगिक पार्क में हमारा जो है कहां कहां पर? तो 4 जगह पर स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। कौन कौन से 4 जगह है? 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क हमारा, 2 तो राजनांदगांव में है और 2 नवा रायपुर में। राजनांदगांव में कौन कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमारा कहां पर है? यहां पर ग्राम पटेवा में। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारा कहां पर है? ग्राम पटेवा। ठीक है, पटेवा कहां वाला है? राजनांदगांव का पटेवा। तो राजनांदगांव के पटेवा में जो हमारा लगेगा कौन सा? ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। दूसरा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगेगा, ये भी राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम बीजेतला में हमारा, ग्राम बीजेतला। तो राजनांदगांव के बीजेतला में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर? ग्राम पटेवा में। और यही इसी को इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा जो कहा गया है पार्क, ये हमारा औद्योगिक पार्क जैसे है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पार्क। पार्क ये कहां पर है? तो नवा रायपुर। कहां पर है? नवा रायपुर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहा जाए तो नया रायपुर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अगर कहा जाए हमारा जो है पटेवा में बन रहा है राजनांदगांव, ये स्मार्ट औद्योगिक पार्क के अंतर्गत है। औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क अगर कहेंगे तो नवा रायपुर, लेकिन हमारा स्मार्ट पार्क अगर कहेंगे तो पटेवा। पटेवा भी कहाँ का? राजनांदगांव का। ठीक है,
दो चीजें हमारा नया रायपुर में बन रहा है, एक आपका है फर्नीचर क्लस्टर, एक हमारा कौन सा है फर्नीचर क्लस्टर भी नवा रायपुर में, और एक हमारा रेडीमेड गारमेंट पार्क भी हमारा कहां पर है नवा रायपुर में। रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर, फर्नीचर क्लस्टर भी नवा रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क नवा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो स्मार्ट औद्योगिक पार्क पटेवा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखिए, चलो अगला हमारा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। पिछले बार भी हमने कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ग्रीन गुफा देखे थे। इस बार कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो हमारा है, इस पार्क को अभी जो है उसमें शामिल किया गया यूनेस्को की अस्थायी सूची में। ठीक है, यूनेस्को जो थे यूनाइटेड नेशन हमारा जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकली साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो है इसके अंतर्गत अस्थायी सूची में क्या किया गया है, इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा सिंपल, यूनेस्को की अस्थायी सूची में कौन से नेशनल पार्क शामिल है, तो या कौन सा जगह हमारा शामिल है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। यहाँ पर मार्च 2025 में इन्होंने यूनेस्को ने इसे शामिल किए हैं। इसके लिए क्या मापदंड रखे थे, इनकी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जैसे कि गुफाएं वगैरह, ठीक है, समृद्ध जैव विविधता, इन्हीं के आधार पर जो है चुना गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में हमारा। तो इनका सांस्कृतिक महत्व भी हमारा, जो ध्रुवा गोंड जनजाति अन्य जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं इन्हीं के लिए। अब ये हमारा जो है यहाँ पर जाएंगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क हमारा बना है 1982 में। इनकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1982 में हमारा ये बना था, 1982 में हमारा बना है। यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे क्या है भी आपको गुफा वगैरह मिलेंगे, यहीं पर कई सारे बहुत सारे हमारे गुफाएं हैं। कौन कौन सी, तो यहीं पर फेमस गुफा आप देखेंगे तो कुटुम्बसर है, कुटुम्बसर गुफा। दूसरा आपको यहीं पर देखने मिलेंगे एक हमारा दंडक गुफा है, दंडक गुफा। यहीं पर हमारा एक कैलाश गुफा है, कैलाश गुफा भी यहीं पर है। तो कुटुम्बसर, दंडक गुफा, कैलाश गुफा। वर्तमान समय में अगर घूमने के लिए जाओ तो यही 3 गुफा घूम सकते हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन वहां पर आपको घूमने के लिए नहीं दिए, बंद है, मतलब पर्यटक सुविधाओं के हिसाब से नहीं खुला है। अन्य जैसे गुफा आप देखेंगे तो यहीं पर हमें मिलेंगे कांगेर करपन है, कांगेर करपन गुफा हमारा है। एक यहीं पर सीतगिरी गुफा है, सीत गुफा हमारा है, सीत गुफा है। एक हमारे यहीं पर देवगिरी गुफा है, देवगिरी गुफा है, और भी हमारा ग्रीन गुफा हमने देखे थे। तो बहुत सारे यहाँ पर गुफाओं आपको देखने को मिलेंगे इस एरिया में। है तो 11 या 13 लगभग गुफा है हमारा इस एरिया के अंतर्गत, जो है पूरा इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क एरिया। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क हमारा जो है इसके अलावा अन्य क्या क्या चीज़ों के लिए फेमस है, देखो तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में हमारा यहीं पर हम पहाड़ी मैना का भी क्या कर रहे हैं, संरक्षण, पहाड़ी मैना का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। यही हमारा जो है तितली पार्क है, तितली पार्क है। यही नेशनल पार्क में फेमस हमारा तीरथगढ़, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात भी यहीं पर है, जलप्रपात हमारा है। तो पहाड़ी मैना का संरक्षण, तितली पार्क हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात वगैरह, ऐसे टाइप के पर्यटन स्थल आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। कहाँ पर है, ये सभी के सभी हमारा जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। साथ ही साथ यही यूनेस्को जो है, यही यूनेस्को के द्वारा 1985 के आसपास, 1985 के आसपास इसे पूरे एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित, पहला जो पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किए गए थे यूनेस्को के द्वारा ही 1985 के आसपास जो है ये एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। लेकिन वर्तमान समय में ये मान्यता नहीं है, वर्तमान समय में हमारा नहीं है अभी। तो ये किया गया था इसी हमारा जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क को जो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक क्या है भाई, तो इसके अंतर्गत पूरे देश का पहला जो है नेशनल जो है जियो साइंस हमारा स्मारक जो स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक। ये कहां पर, जो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है उसी चीज में। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क आप देखेंगे, गोंडवाना
मरीन फॉसिल पार्क है, इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है भाई भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पूछा जाएगा कि इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है, तो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है हमारा, एमसीबी जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला है, इसी जिले के अंतर्गत हमारा ये पार्क है, इसी को घोषित किया गया है भाई। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। इसकी खोज की अगर बात करेंगे तो 1954 में एक भूवैज्ञानिक एस के घोष जी थे, इनके द्वारा इन्हें क्या किया गया था, खोज किया गया था। यहाँ पर हमें जो है जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म जो है फॉसिल मिले हैं यहाँ पर, तो इस टाइप के अलग अलग नाम मिलेंगे, बायोवेल्स, गैस्ट्रोपॉड, ठीक है, बैगियोपॉड, ये फॉसिल्स के अलग अलग नाम है, कैटेगरी है, ठीक है, जीवाश्म के नाम। तो ये सारी की सारी चीज़ें मरीन फॉसिल पार्क में देखने को मिलता है। तो इसी जो हमारा एमसीबी जिले के अंतर्गत पहला हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया। इतना बस याद रखिए, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में। ठीक है, ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर एक गार्डन भी बनाया जा रहा है, जो दिख रहा है आपको, इस टाइप के गार्डन भी बन रहा है। ठीक है, ये जो हमारा जुरासिक गार्डन, जुरासिक टाइम के जैसे जिस टाइप का आपका मरीन गार्डन कह सकते हैं एक तरह से, मरीन गार्डन मतलब जो पत्थरों को ऐसी टाइप के डिजाइन काट कर जो एक पार्क जैसे इसको डेवलप भी किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हमारा। अगला आप देखेंगे, अगला हमारा आवरा भाटा एक जगह है दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत, जिसमें छत्तीसगढ़ में हमारा देश का पहला वन मंदिर बना है। अब ये क्या है भाई वन मंदिर, तो ये एकदम पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन चीज बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो क्या करेंगे, यहीं पर आरोग्य वन है, नक्षत्र वन है, पंचवटी वन है, रॉक गार्डन भी है, नवग्रह वन भी है, राशि वन भी है, सप्तऋषि वन है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर जो है कलाकृतियाँ या चित्र वगैरह यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जहाँ पर आपको वन इस नाम के जो आपके आरोग्य वन के अंतर्गत आपको मिलेंगे कई सारे जो है जो बीमारियों से लड़ने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाया गया है। तो इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगे इसमें, जैसे ये राशि वन हो गया। ठीक, इस टाइप की कलाकृति आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग चीजें जो है। तो इसे ही हमारा क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ का हमारा जो है, छत्तीसगढ़ में ये बना है देश का पहला वन मंदिर। पूछा जाए देश का पहला वन मंदिर हमारा कहां पर है, तो जगह हमारा है आवरा भाटा। आवरा भाटा कहां का, दंतेवाड़ा जिले, दंतेवाड़ा जिला में हमारा पहला वन मंदिर बनाया गया भी। ठीक है, अगला, ठीक, अगला हमारा देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, तो देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क हमारा जो बना है ये भी दंतेवाड़ा में ही है। ट्राइबल रिसर्च पार्क हमारा कहां पर है, दंतेवाड़ा के अंतर्गत है। ये जो बनाया जा रहा है आईआईटी भिलाई ने इसको जो है जिम्मेदारी उठाई, किनके द्वारा, आईआईटी भिलाई के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, इनके द्वारा हमारा दंतेवाड़ा जिला में भारत का, पूरे भारत का कह सकते हैं कि पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क है। पूरे भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहां पर है, तो दंतेवाड़ा में। किनके द्वारा ये बनाया जाएगा, आईआईटी भिलाई के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है यह रिसर्च पार्क है, विशेष रूप से क्या करेंगे, जनजातीय समुदाय को हितों के लिए कार्य करेंगे। जो जनजातीय समुदाय के हितों के लिए क्या किए जाएंगे, कार्य करे जाएंगे। इसके उद्देश्य न केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना है, बल्कि जो जनजातीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों का भी क्या कर देंगे, उनकी सभ्यता को भी संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा इसके माध्यम से। तो पूछा जाएगा देश का, पूरे भारत देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ पर है, तो ट्राइबल रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा, पहला हमारा। ठीक, अगला पंडरी के अंतर्गत हमारा बन रहा है प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला हमारा हैंडलूम पार्क कहां पर, पंडरी। इसी पंडरी में हैंडलूम से संबंधित क्या लगते थे भाई, आपका बाजार वगैरह लगता है, वहीं पर जो है एक्सपो वगैरह जो लगते हैं। तो यही हैंडलूम पार्क हमारा जो बनाया जा रहा है कहां पर, पंडरी के अंतर्गत जो है, पंडरी रायपुर में हमारा हैंडलूम पार्क बनेगा, प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क होगा। हथकरघा उद्योग को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना, साथ ही साथ बुनकरों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक शिक्षा का संरक्षण करना। इस उद्देश्य से हमारा पहला हैंडलूम पार्क है। ठीक है, अगला भिलाई के अंतर्गत हमारा बनाया जा रहा है मरौदा जो जलाशय है, इस जलाशय के अंतर्गत क्या बनाया गया भाई, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कई सारे एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग मतलब जल के ऊपर ही करेंगे, तो जल के ऊपर जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, जो सोलर पैनल फ्लोट करते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, लगाएंगे भाई। तो ये लगाया जा रहा है कहां पर, मरौदा डैम। मरौदा डैम कहां का, भिलाई।
भिलाई के मरोदा डैम जो है वहीं पर इसको लगाया जा रहा है, जहां पर क्या क्या सुविधा होगी। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा जो है लगभग 15 मेगावाट क्षमता के हमारे क्या रहेंगे, ये लगाए जा रहे हैं फ्लोटिंग संयंत्र, हमारा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र 15 मेगावाट जिसकी क्षमता होगी। किनके द्वारा लगाया गया, तो दो चीज इसमें शामिल है, एक तो है आपका एनटीपीसी और दूसरा है सेल। एनटीपीसी और सेल दोनों ने मिलकर जो इसे स्थापित करें, संयुक्त उपक्रम है कह सकते हैं। एनटीपीसी और सेल का एक एनएस पावर भी है, तो एनएसपीसीएल के द्वारा जो है एनएसपीसीएल ने क्या किया, इसे बनाया है अभी। तो सौर ऊर्जा संयंत्र अगर पूछा जाएगा किनके द्वारा लगाया जाएगा, तो एनटीपीसी और सेल दोनों को मिलाकर एनएसपीसीएल के द्वारा, ठीक है। इसमें दोनों की जो है 50-50% की साझेदारी होगी, 50% जो एनटीपीसी का, 50% सेल का संयुक्त उपकरण है। इसके माध्यम से हमारा क्या होंगे, जो भिलाई स्टील प्लांट के जो कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग इतने टन 28,000 टन से 30 टन के क्या होंगे, कमी आएगी इसके माध्यम से, ठीक है। इस जलाशय का जो है, जलाशय की सतह पर सोलर पैनल लगाएंगे हम, भूमि की इससे बचत भी होगी और पानी के वाष्पीकरण जो होता है इसके भी हमारे फायदेमंद होंगे। तो ये तो इनके लाभ हो गए कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का हमारा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर, तो मरौदा डैम में। मरौदा डैम कहाँ है, भिलाई के अंतर्गत। भिलाई के अंतर्गत कितने मेगावाट का लगा है, 15 मेगावाट का लगा है। किनके द्वारा लगाए जाएंगे, तो सेल और एनटीपीसी दोनों मिलकर लगाएंगे। सेल और एनटीपीसी की दोनों की हिस्सेदारी कितना है, तो 50-50% दोनों की क्या है, हिस्सेदारी है, ठीक। ये इतना ही याद रखिएगा। अगला हमारा जो है छत्तीसगढ़ का एक फेमस गांव है जो यूट्यूबर गांव के नाम से जाना जाता है। एक फेमस गांव है यूट्यूबर गांव जो है, यहाँ के लगभग कम से कम 40 यूट्यूब चैनल हैं। 40 इसमें से कुछ एक आध आप लोग देखे भी होंगे। तो एक गांव है तुलसी गांव। इस तुलसी गांव को जो है रायपुर जिले के पास में एक गांव है तुलसी गांव। इसी का कहा जाता है यूट्यूबर गांव कहते हैं। यहाँ के कम से कम 40 चैनल है यूट्यूब में, कम से कम 40 चैनल है यूट्यूब के अंतर्गत इस गांव के ही। अब ये जो गांव के जो युवक थे, इन गांव के युवक जो है तुलसी गांव के 40 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बनाए हैं। पहले ये जो लोग थे जो यूट्यूबर बने हैं, जिन लोगों ने क्या किया, पहले रामलीला मंचन वगैरह करते थे अलग अलग जगह। अब रामलीला का थोड़ा कम हो गया, तब इन्होंने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल बनाए। यूट्यूब चैनल बनाकर उनमें जो है कुछ ना कुछ अपने कलात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, ठीक है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें यूट्यूबर बने हुए हैं बहुत सारे लोग जो है, पहले रामलीला मंचन किया करते थे वही लोग हैं। अब इनको जो है एक दो लोग थे जिन लोगों ने इनके बारे में दिए ट्रेनिंग कहने का मतलब है कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोडिंग करते हैं, मतलब यूट्यूब में कैसे सारी चीज़ों को लाया जाता है। तो उस सारी चीज़ें दो लोगों ने इनको ट्रेनिंग भी दी है, सिखाया है, मतलब उन गाँव वालों को। तो वो गाँव में आपका पूरा माहौल है यूट्यूबर वाला माहौल। तो गाँव की बड़ी संख्या में यूट्यूब और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का यूट्यूबर गांव किसे कहा जाता है, तो किसे, ये तुलसी गांव है। तो रायपुर जिले के अंतर्गत तुलसी गांव को ही क्या कहा जाता है, यूट्यूबर गांव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका जो वन लाइनर फैक्ट जैसा है कि हमारा कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर है, सिंपल एक लाइन में आप समझ लो। जैसे कि मौली पानी या माली पानी हमारा जो एक जलप्रपात है कहां पर है, बालोद जिले में है, ठीक है। हांदावाड़ा जलप्रपात कहा जाए तो हांदावाड़ा जलप्रपात कहाँ है, नारायणपुर। इसी हांदावाड़ा जलप्रपात को बहुत लोग बाहुबली भी कहते हैं, बाहुबली जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो, बाहुबली जलप्रपात क्या है या फिर आपका हांदावाड़ा जलप्रपात कहां पर है, नारायणपुर में, हमारा बड़ा फेमस है, पूछने की संभावना है। बैताल रानी घाटी कहां पर है, तो बैताल रानी घाटी हमारा खैरागढ़ जिले के छुई खदान एरिया में एक बैताल रानी घाटी हमारा है। भृंगराज जलप्रपात कहाँ है, तो जसपुर जिले में हमारा एक भृंगराज जलप्रपात है। अंबिकापुर हमारा देश का पहला जीरो डंप साइट शहर बन गया भाई, यहाँ पर डंपिंग नहीं, शहर के अंदर से डंपिंग नहीं करते। तो जीरो डंप साइट शहर कौन सा बन चुका है, तो अंबिकापुर हमारा क्या है, देश का पहला जीरो डंप साइट शहर बन चुका है। मेचका पर्वत, मेचका सिहावा कहते हैं, तो सिहावा कहाँ, धमतरी, तो मेचका सिहावा या मेचका सिहावा कहेंगे, तो मेचका पर्वत भी धमतरी। बमनदेही एक मिनी चित्र मिला है कहाँ पर, जो है मैकल पर्वत कवर्धा एरिया में, हमारा मैकल रेंज में हमारा जो है एक भित्ति चित्रकारी मिली है, मिनी जो चित्रकारी, ये भित्ति चित्र है हमारा बमनदेही में। हसदेव नदी पर ही हमारा जो कोरिया जिले के अंतर्गत बिहारपुर जलप्रपात है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिहारपुर अगर तहसील आप देखेंगे तो बिहारपुर तहसील हमारा जो है यहाँ पर है। बिहारपुर कहाँ, बलरामपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है, ठीक है। लेकिन बिहारपुर जलप्रपात अगर कहा जाए तो कोरिया जिला में है। कहाँ पर है ये, कोरिया जिला में ही बिहारपुर जलप्रपात भी हसदेव नदी पर एक बनता है हमारा,
अगला आप देखेंगे दुर्मा जलप्रपात कहा जाए तो सुकमा जिले में एक दुर्मा जलप्रपात है। नोगो बाबा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है सीजीपीएससी में, ये नारायणपुर का है। शिव गंगा जलप्रपात मुनगा बहार नदी कहां पर, बस्तर जगदलपुर के पास में हमारा क्या है, शिव गंगा जलप्रपात है। कच्चा पाल जलप्रपात या कच्चा रास भी कहा जाता है, कच्चा पाल भी कहा जाता है, ये जलप्रपात कहां पर है, नारायणपुर में हमारा है। एक मांदा घाट जलप्रपात हमारा है, मांदा घाट जलप्रपात कहां, कवर्धा में, ठीक है। सोनगुड़ा जलप्रपात अगर कहा जाए तो ये कहां पर है, जांजगीर चांपा, सोनगुड़ा जांजगीर चांपा। एक चिकट राजदेव का मेला लगता है, चिकट राजदेव का मंदिर है कहां पर, बीजापुर में एक मंदिर है चिकट राजदेव, वहीं पर मेला लगता है तो चिकट राजदेव मेला कह देते हैं, ठीक है। अगला आप देखेंगे पुलचा, पुलचा बैतुल घूमर जल, पुलचा या इसी को बैतुल घूमर जलप्रपात कहा जाता है, तो बैतुल घूमर जलप्रपात भी कहां पर है, बीजापुर। तो बैतुल घूमर जलप्रपात बीजापुर, बैतुल से याद रखना बीजापुर हमारा, ठीक है। एक मकरी जलप्रपात है, तो मकरी जलप्रपात कहां पर, सारंगगढ़ में हमारा। एक ठाड़ पानी हमारा जलप्रपात है, ठीक है, कई जगह ठाठ पानी लिखे रहते हैं या ठाठ पानी लिखा रहता है। ठाड़ पानी जलप्रपात हमारा खैरागढ़ छुई खदान में एक ठाड़ पानी जलप्रपात है। कुमेली जलप्रपात कहाँ है, तो कुमेली हमारा कहाँ, सूरजपुर। तो ऐसे ही हमारा ये क्या है, वन लाइनर जो कभी कभी जो सोशल मीडिया वगैरह में हाईलाइटेड रहते हैं कि कोई कोई जगह फेमस जो हो जाते हैं जलप्रपात वगैरह जो है, तो वो सारी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना कौन सा जो है जलप्रपात वगैरह या कौन सा प्रमुख जगह जो है कहाँ पर है, इनको पूछा जाता है। तो यही तक रखते हैं लगभग हमारा जो है, और इससे रिलेटेड अगर होंगे चर्चित स्थल तो मैं अन्य वीडियो में आपको लाऊंगा। आगे हम अभियान, अन्य जो बाकी योजना वगैरह है, ये सारी चीज़ें लाइन से मैं करंट अफेयर का पूरा साल भर का आपको धीरे धीरे करके आपको लाएंगे, ताकि साल भर के आपको पूरा का पूरा कंटेंट तैयार हो जाए, पूरा जो सीजीपीएससी व जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक।